80-20. What do you think about 80-20 in नॉसेट? 32 साल बाद मतलब कि अगर आप खुद ही टैबलेट्स के ऊपर आ गए तो मुझे ऐसा लगता है कि नर्सिंग ज्यादा बेटर है एमबीबीएस से। जहाँ पर भी मैन पावर की जरूरत होती है लड़के ही आगे आते हैं, लड़कियां हम खुद लड़कियों को मना करते हैं। और Why should anyone choose nursing over MBBS? वो नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बॉयज से पहले उनके दिमाग में भाई क्या करेगा 80-20 इसमें, तो भाई तेरा तो होगा ही नहीं, भाई तू तो पहले ही एवरेज है। कॉलेज वाले खुद से नहीं बताते कि आगे चल के तुमको 80-20 रेशियो है, तुमको कम रेशियो, तुमको कम चांस है। सो हाय, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन तो अपना दे ही दिया है, गौरव सर ने दे ही दिया है। आई एम प्रीति, है ना। तो अभी हम जस्ट एक छोटा सा आपका जो टेक है वो लेने वाले हैं, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू, ठीक है। तो फर्स्ट जो सबसे ऐसा टॉपिक है नर्सिंग का 80-20. व्हाट डू यू थिंक अबाउट 80-20 इन नॉसेट? लाइक सबसे पहले हम उन लोगों से स्टार्ट करेंगे जो शायद इसको फील कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आपसे। यस 80-20 देखो नहीं होना चाहिए, पहली चीज ये है। ओके। क्योंकि अगर आप 80-20 कर रहे हो तो नर्सिंग भी एडमिशन भी 80-20 के बेसिस पे करवाओ। अगर उतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको जॉब भी जरूरी है। हर कोई प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में 10,000-12,000 की सैलरी है, उतना तो एक मजदूरी कमा रहा है आज के टाइम। ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर होना चाहिए या तो 50-50 करो या फिर बिल्कुल ही खत्म कर दो उस चीज को। तो यानी कि आपका टेक ऐसा है कि होना ही नहीं चाहिए, हाँ, है ना? वो तो फिर Okay. 50-50 हो। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, 80 वाले? अकॉर्डिंग टू मी तो 80-20 नहीं होना चाहिए। ओके। मतलब अगर चांस मिल रहा है सबको तो इक्वल चांस ही मिलना चाहिए। अगर हमारा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, नॉसेट कंडक्ट हो रहा है, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबने इक्वल मेहनत की अपनी, तो उसके बेसिस पे ही एडमिशन मिलना चाहिए। मतलब 50-50 होना चाहिए। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले जब जो नर्सिंग फील्ड्स थी उसके अंदर हमेशा फीमेल ही आगे आती, मेल्स आते ही नहीं। ओके, अभी जो सारे इंक्रीमेंट हुआ उसकी वजह से मेल्स ने आना स्टार्ट कर दिया। फाइन। तो कहीं किसी पॉइंट तक तो उनका भी आइडिया ठीक है 80-20 का, बट आगे इन फ्यूचर खत्म कर देना चाहिए। अब तक चल रहा था ठीक है, बट अब फिनिश कर। सो बेसिक कंक्लूड ये हुआ कि मेल एंड फीमेल दोनों साइड से हमें सुनने को मिल रहा है कि 80-20 का ओवर कर देना चाहिए और 50-50 परसेंटेज पे इसको लागू करना चाहिए। और इसमें एक और चीज इन्होंने बोली कि नर्स को इक्वलाइज किया जाता है फीमेल से। तो व्हाट डू यू थिंक गाइस, मेल का क्या रोल है? एक्चुअली मेल का भी काफी बड़ा रोल है, क्योंकि सारे काम फीमेल नर्स नहीं कर सकते। एक हॉस्पिटल सेटअप के अंदर तुम देखो तो काफी बार फिजिकल स्ट्रेंथ की भी रिक्वायरमेंट रहती है पेशेंट को उठाने में या फिर लेटाने में, या फिर और भी बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अंदर मेल स्टाफ होना भी इम्पोर्टेंट है। और रही बात 80-20 की, तो 80-20 का तो कोई रोल ही नहीं है इस चीज के अंदर। रिजर्वेशन किस चीज के ऊपर ले रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर बेस के ऊपर, ये चीज तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। मैं तो इस चीज के स्टार्टिंग से ही खिलाफ हूँ। और इक्वलिटी रखिए ना, अगर आप टैलेंट बेस के ऊपर आ रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी और चीजों में रिजर्वेशन रहता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहता है, तो ये जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन का तो कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर जेंडर की लड़की को ज्यादा दे दिया फिर लड़के को दे दिया, इस चीज के अंदर तो कोई भी इसका रोल नहीं है। तो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। सेकंड, इसके अलावा मेल की रिक्वायरमेंट है तभी शायद लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलती है बीएससी नर्सिंग करने की, तो मेल की रिक्वायरमेंट है। इनका कहना था, आपने सुना होगा कि जो मेल हैं जैसी सैलरी इंक्रीमेंट के बाद में जो मेल आने स्टार्ट हुए, इस पर आपका क्या कहना नहीं, है? ऐसा नहीं है। काफी, जैसे मैं एम्स दिल्ली के अंदर हूँ, तो बहुत सारे सीनियर स्टाफ है जो 2005-2006 ज्वाइनिंग के हैं और ऑलरेडी वो वर्किंग पे है, तो मेल है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाली सैलरी को देख के ही यहाँ पे आते हैं। हाँ, नो डाउट मैक्सिमम जो लोग हैं जो नर्सिंग के अंदर आते हैं, मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि इसमें खासकर सेंटर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर काफी ठीक ठाक सैलरी मिलती है उनके अंदर, तो हाँ उस चीज का थोड़ा रोल प्ले होता है। बट सिर्फ खाली सैलरी है ये कहना थोड़ा सा डाउटफुल है इस चीज के अंदर। और बाकी इसके अलावा मेल स्टाफ आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ खाली आप 80% रिजर्वेशन डाल के फीमेल को डाल रहे हो, तो क्योंकि फीमेल को काफी सारी आगे पर्क्स भी मिलते हैं। अगर आप एम्स दिल्ली के अंदर या फिर किसी भी एम्स के अंदर में ज्वाइन करते हो तो सीसीएल वगैरह 2 साल की एक्स्ट्रा मिलती है, लड़कों को नहीं मिलती है। और भी बहुत सारी होती है, तो इवन गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है। स्टाफ शॉर्टेज होगा अगर आप सीसीएल लोगे तो बाद में, तो 2 साल की सीसीएल होती है, लड़कों को नहीं मिलती है जनरली। तो नुकसान तो देखो गवर्नमेंट के अंदर उस चीज के अंदर भी है। तो सिर्फ खाली सैलरी या सिर्फ खाली जेंडर बेस के ऊपर ये चीजें थोड़ी सी गलत है, और इस चीज के लिए तो अभी ऑलरेडी कुछ चल ही रहा है, तो अगेंस्ट ये है। तो कहने का मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो सभी लोगों का मत यही है कि 80-20
is not reservation, not reservation, I think it is a restriction, बिल्कुल Yeah. है ना? So इसको तो रिमूव किया ही जाना चाहिए। एक्चुअली ना वो एक रूमर चलते आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जनों ने ना एक सवाल उठाना भी चाहा, कोर्ट तक भी गए होंगे कि 80-20 रेशियो या हटाओ, बट उनका एक जवाब रिटर्न ये आया कि उनका एक रूमर सा सेट हो गया है कि लड़के काम नहीं करते, लड़के क्लिनिकल्स में काम नहीं करता, जैसे वो बस उनको बस काम चोरी करने रहते हैं, ऐसा रूमर फैला हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं, मैं भी अभी एसएसयू में काम कर रहा हूँ, सो जब भी अगर कोई सीपीआर वगैरह जहाँ पर भी मैन पावर की जरूरत होती है, लड़के ही आगे आते हैं। लड़कियां, हम खुद लड़कियों को मना करते हैं और वो ऐसा ये भी नहीं करते, मतलब वो ऐसा फ्री रहते कि भाई हमारे साथ 1 से 2 लड़की ड्यूटी पे, सो दे फील फ्री दैट समवन इज विद अस, सो दैट ऐसा कोई मैन पावर का कोई जरूरत पड़ेगा जहाँ पे भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन आई तो मेल्स केम फर्स्ट, राइट ना, पोजीशनिंग के टाइम पे। बट वो ऐसा र्यूमर है, बस वो र्यूमर ऐसे लोग फैला रहे जिनको क्लिनिकल नॉलेज का कुछ है नहीं से, मतलब अगर तुम हॉस्पिटल एरिया में काम कर रहे हो तो वहाँ पे तुमको पता चलेगा कि किसका ज्यादा मैन पावर यूज हो रहा है, कौन कहाँ पे यूज हो रहा है, मेल्स फीमेल्स बोथ आर डूइंग इक्वल जॉब, जहाँ पे मैन पावर लग रहा है वहाँ पे लड़के सामने आ रहे हैं, बस वो बिना कुछ ये जाने बस एक रूमर सा सेट हो गया है कि लड़की क्लिनिकल्स में काम नहीं करते, तो इसीलिए उनका ये सेट हो गया कि 80-20 रेशियो ही ठीक रहेगा, सो दैट फीमेल ज्यादा रहेंगे तो काम अच्छे से होंगे, ऐसा कुछ तो रूमर है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 80-20 लाने के पीछे लॉजिक दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, विच इज लाइक कि कंफर्ट ज्यादा देती हैं फीमेल्स, साउंड्स वेरी डिफरेंट। सो मुझे लगता है कि लॉजिक तो बिल्कुल बेसलेस है कि कौन सा कंफर्ट की बात करते हो जो हम नहीं दे पाते, लड़कियां देती है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, इट साउंड्स वेरी डिफरेंट लिटरली। सो मेरी तरफ से 80-20 देने का भी कोई लॉजिक नहीं है और रखने का भी कोई लॉजिक नहीं है। सो कंफर्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा है कि कंफर्ट किस तरीके से फीमेल स्टाफ दे रही हैं और मेल्स नहीं दे पा रहे हैं। ओके, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, एक और एस्पेक्ट है इसका, साइकोलॉजिकली जो एवरेज स्टूडेंट है उनको बहुत अफेक्ट करती है चीज। वो नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बॉयज, उससे पहले उनके दिमाग में आएगा भाई क्या करेगा 80-20 इसमें, तो भाई तेरा तो होगा ही नहीं, भाई तू तो पहले ही एवरेज है। अब जो मोटिवेशन उसको आना चाहिए वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सुन लेगा 80-20। तो वो जो अच्छे जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो आगे तक आ ही नहीं सकते उस चीज। ओके, मेरा इसमें एक ये पॉइंट ऐड है कि मोस्ट ऑफ द जो बॉयज रहते हैं ना 80-90% बाय चॉइस नहीं आते हैं, मतलब उनका बस ऐसा तुक्के से लग जाते हैं, एमबीबीएस में पीडीएम में कभी होता नहीं है, सो दे चूज नर्सिंग। वो नर्सिंग चूज इसलिए फील्ड कर ये चूज करते कि उन्हें ऐसे रूमर्स पता चलते कि नर्सिंग में बहुत स्कोप है, सो ये सुन के वो नर्सिंग में एडमिशन लेते कि कुछ तो हमारा बीएससी नर्सिंग में हम कुछ तो बड़ा करेंगे, सो उन्हें फिर वो नॉर्थ की तैयारी में लग जाते हैं, फिर उन्हें बाद में 3rd ईयर 4th ईयर में एक्सपोज होता है कि 80-20 रेशियो ऐसा कुछ है। एडमिशन के टाइम हमें कुछ एक्सपोजर नहीं रहता, जब हमने भी एडमिशन लिया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज वाले खुद से नहीं बताते कि आगे चल के तुमको 80-20 रेशियो है, तुमको कम चांस है। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम 80-20 रेशियो रख रहे हो, जो कि वो रखना ही नहीं चाहिए, अगर आप तुम रख रहे हो तो पहले से उसका एक्सपोजर लड़के को होना चाहिए, सो दैट, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली एवरेज लोग बीएससी नर्सिंग में आ जाते हैं, मतलब बाय चॉइस ये मतलब चूज करते हैं फील्ड लोग, बट मोस्ट ऑफ द तो बाय चॉइस ही आते हैं। सो उनको पहले ऐसा अगर पता रहे, एक आइडिया रहे कि 80-20 रेशियो है, आगे जाके हमें मेहनत करनी है, सो दैट वो पहले से ऐसा तैयार होके आएंगे ना, 4 साल मतलब ऐसे जम के अपना प्रिपरेशन वगैरह करेंगे, बट एकदम से वो पेपर की तैयारी करते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि 80-20 रेशियो है, तो वो वही बंदा 90% वही डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो तैयारी करने से ही कतराता है। तो उसका ऐसा रहना कि हम साल भर घिसेंगे, 1 साल घिसेंगे, 2 साल देंगे, 3 साल अटेम्प्ट देंगे, बट 80-20 के रेशियो की वजह से फिर वो रह जाता है, फिर वो उसका फिर वो मीनिंग ही नहीं रहता फिर बीएससी नर्सिंग करने का ऐसा। और ये कंटिन्यू फैलती जा रही है, मतलब लाइक सिर्फ पहले स्टार्टिंग में एम्स दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, फिर जीपीएमआर के अंदर चले गए, अब रेलवे के अंदर भी डाल रहे हैं, ईएसआईसी के अंदर भी बोल रहे हैं ऐसा होने वाला है। तो ये सिर्फ एक मतलब स्टार्ट किया गया, एक इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया गया और उस लेगेसी को फॉलो किया जा रहा है, जो कि गलत है। सो कहीं ना कहीं 80-20 के ऊपर पुरजोर विरोध के साथ गुस्सा जताया जा रहा है इन लोग के द्वारा। ठीक है, सो अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसको छोड़ के एक चीज इन्होंने और बोली थी, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उसमें आपके क्या व्यू है। इन्होंने बोला कि नर्सिंग में लोग बाई चांस आते हैं, क्या बाई चॉइस नहीं? अगर आपने इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला बाई चांस आते हैं, बाई चॉइस नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? कहीं हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब जितने भी बच्चे मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो 12th में साइंस लेते हैं, मेडिकल लेते हैं, उन सबका एक ही ड्रीम होता है, उन्हें नीट क्लियर करना है, एमबीबीएस करना है, आफ्टर दैट उन्हें पीजी करनी है, एमडी करना है, कंसल्टेंट लेवल तक जाना है। बट इतना कंपटीशन है नीट के अंदर कि सबका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो बेटर ऑप्शन आता है नीट के बाद, मतलब एक डॉक्टर के बाद, वो हमारे पास नर्सिंग का ही आता है। और वो भी ये जो सेकंड ऑप्शन इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये गर्ल्स के लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर 80-20 और ऐसे ही
नहीं, आफ्टर 80-20 भी, और वैसे भी अगर आप 50-50% भी देखोगे तो सबके लिए 50 वाले में तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 80:20 देखें तो मोस्टली अभी इंस्टीट्यूट में 80:20 चल रहा है, तो वहाँ पे फीमेल्स के लिए ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। नाउ यू आर ऑल्सो ए नर्सिंग ऑफिसर, सो अभी आज जब आप नर्सिंग ऑफिसर हो और ये वाला जीवन जी रहे हो, उसके बाद में भी क्या आपको लगता है कि जो नर्सिंग जो है वो बाई चांस होनी चाहिए, बाई चॉइस नहीं? उस पर आपका क्या? चॉइस होनी चाहिए, बाई चॉइस होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। बेनिफिट्स आप बताओगे कि व्हाई शुड एनीवन चूज नर्सिंग ओवर एमबीबीएस? हाँ, एमबीबीएस करने का मतलब है, एक तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपने जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसी फील्ड है जिसमें लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, हम अगर कोई इतना स्ट्रगल कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है उनका, जो ड्यूटी टाइमिंग होती है 30 आवर्स की होती है, आफ्टर दैट भी उनको क्लासेस अटेंड करनी स्लीप होती है, नहीं मिल पाता, बिल्कुल स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं वो। तो अगर आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस बहुत अच्छा है, अगर कोई अपना मतलब रिलेटिव्स ने बोला डॉक्टर चाहिए, तो वो एमबीबीएस तक आके एमबीबीएस कर लेगा, एमबीबीएस तो नो डाउट इजीली चला जाएगा, उनका यूजी कोर्स होता है उसमें इतना नहीं पता चलता, लेकिन उसके बाद की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है। तो अगर किसी के पास इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल स्टेटस इतना स्ट्रांग है तो वो इसके लिए ऑप्ट कर सकता है। क्या आपको लगता है एक्चुअल में जब चूज किया जाता है तो एज होती है 15 to 17 उस time पे 18, नहीं, तो इतना नहीं पॉसिबल होता। ही नहीं है ना कि नहीं, हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, उस टाइम पे हमें ये बिल्कुल नॉलेज नहीं होता कि उसके बाद की लाइफ क्या होगी। और अब तो बहुत ज्यादा ही हो गया, क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ इतनी सही है, बट रियलिटी नहीं होती ऐसे। रियलिटी उनको पता होती है जो रियल में वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या जो भी उनका पीजी कर रहे हैं। जब एमबीबीएस तक सब नो डाउट बहुत इजी चला जाता है, पीजी में एंटर करने के बाद सारी रियलिटी सामने ठीक है। अब जैसे आपने बोल दिया कि चॉइस है ना, चॉइस कर लिया मैंने नर्सिंग, बट क्या आप लोगों ने शब्द सुना है कंपाउंडर आ रहे हैं? आई होप सबने सुना होगा, कंपाउंडर जी आ रहे हैं, या फिर इंजेक्शन, इनका काम है इंजेक्शन लगाना। क्या टेक है? देखो इस चीज के ऊपर तो ये है कि ये परसेप्शन बनाया हुआ है, और ये आज का नहीं बनाया हुआ, ये स्टार्टिंग से बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है कि जब एक नर्स नाम लिया जाता है तो उसके अंदर दोनों चीजें आती है। कोई इस चीज को प्राउडली बोलता है, जो बहुत कम लोग हैं, और मैक्सिमम सारे ये सोचते हैं कि यार ये थोड़ा सा नीचे लेवल के काम करने वाले होते हैं, टाइप एग्जैक्टली नीचे लेवल। ये चीज है। और कंपाउंडर के अंदर ये होता है कि झोले छाप टाइप डॉक्टर की, भाई ये इनको इतनी नॉलेज नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है जितनी एमबीबीएस एक डॉक्टर को होती है। और रही बात सर ने जो क्वेश्चन पूछा कि हम एमबीबीएस के ऊपर नर्सिंग को क्यों चूज करना चाहिए, इसका सबसे बेसिक आंसर यही है, मैम ने इनका ऑलरेडी दे चुके हैं, दैट इज कि देखो अगर हम एमबीबीएस करते हैं तो हमें एक नॉर्मल प्रॉपर क्लिनिक खोलने के लिए, स्पेशलिटी लेने के लिए 30-32 साल लग जाते हैं टोटल, अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी और फर्स्ट टाइम पे अगर पेपर आप क्रैक करके चलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 32 साल तक आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं इसके अंदर काफी अफेक्ट हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की, किसी को पैसे चाहिए, किसी को पर्सनल लाइफ चाहिए, किसी को थोड़े कम पैसे के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ प्लस में प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मेंटेन करके चलना है। तो नर्सिंग क्यों चूज करनी चाहिए, ये इसीलिए चूज करनी चाहिए कि अगर उसको सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाए, प्लस में थोड़ी रैपो भी रहे, क्योंकि अगर आप एम्स में जॉब करते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे जो आसपास की सोसाइटी उसके अंदर आपकी रैपो रहती है, उसमें आपको कम चांस रहते हैं कि कोई आपको कंपाउंडर की तरह बोले। और इसके अलावा थोड़े पैसे भी ठीक ठाक रहते हैं, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, अपनी फैमिली के साथ जी सकते हो। और एमबीबीएस की लाइफ काफी हेक्टिक होती है। मैं तो एम्स दिल्ली में हूँ, तो वहाँ पे मैं डॉक्टर्स को देखता हूँ, यूजी को भी देखता हूँ, पीजी को भी देखता हूँ, तो उनके पास में बिल्कुल टाइम नहीं रहता, वो हॉस्पिटल के अंदर ही सोते हैं, उठते हैं, वहीं पे खाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और एक लेवल पे आने के बाद में अगर आप अपनी हेल्थ से ही चीजों को डील करने कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो फिर वो पैसे और वो एमबीबीएस डिग्री का क्या मतलब है। 32 साल बाद में जाके अगर आप खुद ही टैबलेट्स के ऊपर आ गए तो मुझे ऐसा लगता है कि नर्सिंग ज्यादा बेटर है एमबीबीएस से। शालिनी आपका क्या टेक है इसके ऊपर? I completely agree with him. Like अगर आप जाकर एक टाइम के बाद अगर आपको खुद भी मेडिसिन पे आना है तो फिर क्या ही मतलब है। आपका अपना मतलब अपनी हेल्थ पहले रखनी होती है। अगर आप अपने आप को पहले सही रखोगे देन आप किसी की केयर कर पाओगे। तो आई एग्री कि अगर आप अपना पर्सनल लाइफ और ये दोनों बैलेंस कर पाओ तो कर सकते हैं। जैसे कि अब इन्होंने बोला कि मैं एम्स में हूँ, तो एम्स में रहने की वजह से कंपाउंडर एटलीस्ट मुझे तो नहीं बोला जाता, बट जो नर्सेज प्राइवेट में काम कर रहे हैं है ना, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वर्कलोड भी रहता है, पैसे के अकॉर्डिंग इंसेंटिव सारी चीजें कहीं ना कहीं वो लोग फेस करते हैं।
इश्यूज, अपने मेंटल इश्यूज, तो क्या टेक है, लाइक व्हाट डू यू थिंक कि क्यों गवर्नमेंट जॉब, क्यों एम्स, लाइक एम्स को ऐसा ब्रांड क्यों बना दिया गया है फॉर द नर्सिंग, और क्यों नहीं लाइक प्राइवेट सेक्टर जैसे कि डॉक्टर्स का है, वो प्राइवेट में भी जाके उतना ही प्रैक्टिस करके अपनी चीजें अर्न कर सकते हैं, बट नॉट लाइक वी आर द पर्सन जो कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें नॉर्सेट ही क्रैक करना है, तो क्यों ऐसा, लाइक क्यों परसेप्शन ऐसा हो गया है फॉर द प्राइवेट सेक्टर, एक पूरा सेक्टर ऐसा बना दिया गया है हम लोग के लिए, क्यों? फर्स्ट तो ऐसा है सैलरी, सैलरी एंड आई थिंक सो रिस्पेक्ट पहली बात आती है, सैलरी से पहले रिस्पेक्ट आती है। प्राइवेट सेक्टर, आई हैव आल्सो वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर इन ICU 1.5 months. They I found that we are depriving in respect and salary we can compromise with that, but due to respect we can't compromise. और अगर बात आती है हमारी एम्स में जाते हैं हम, या यू गेट द अपॉर्चुनिटी कि एक तो सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, तुम्हारा एक रिस्पेक्ट आ रही है, एक टैग मिल रहा है कि यू हैव अ गवर्नमेंट, यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा नर्स गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे तुम्हारी रिस्पेक्ट डाउन होती है। क्योंकि एक अभी आई थिंक सो 6 मंथ पहले केस आया था एम्स ऋषिकेश का, जहाँ पे एक डॉक्टर और नर्स की वो हुई थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उनके, तो उसमें भी देखा गया था हमें कि नर्सेस को कितना वो डाउन गिरा दिया गया था ऑलमोस्ट, एंड उसके सपोर्ट में तब सारे नर्सेस कलेक्टिवली आए थे एंड वी सपोर्टेड हर फॉर दैट। एंड तो रिस्पेक्ट तो मेन आता है अगर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन फिर वही है कि सैलरी का थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है, एंड दैट व्हाट आई थिंक। सो बेसिकली सैलरी एंड रिस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इन इश्यूज के वजह से हम ऐसा ट्राई करते हैं कि हम अब्रॉड चले जाएं, है ना? तो आप बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है, आप भी आसपास, आप जब सभी लोग अलग अलग एम्स में हैं, आपने देखा होगा आपके बहुत सारे कोलीग्स जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, मैंने तो बहुत करीब से देखा है। तो उसके लिए आपका क्या कहना है कि क्या बदलाव इस नर्सिंग के अंदर इंडिया में होने चाहिए? रेस्पेक्ट आपने एक बात कही, लो सैलरी ये एक बहुत बड़ा इशू है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये भी लगना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ तो क्राइटेरिया सैलरी का होना चाहिए। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि नर्सिंग में क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए इंडिया के अंदर जिससे इसको और ज्यादा एम्पावर किया जा सके? जो आपने अभी बात की ना, प्राइवेट सेक्टर में एक सैलरी तय होनी चाहिए, जैसे एक GNM कैंडिडेट है उसकी सैलरी तय हो और एक BSc नर्सिंग वाला है उसकी सैलरी तय हो, क्योंकि अगर हॉस्पिटल वालों को 12,000 रुपए देने हैं तो वो GNM वाले को दे देंगे, क्योंकि BSc नर्सिंग वाला कहेगा कि मेरे को ज्यादा सैलरी चाहिए, तो वो 12,000 देके GNM वाले को रख लेंगे, ठीक है। अगर ये सैलरी फिक्स हो कि भाई आप डिग्री के अकॉर्डिंग दें कि भाई 15 मिलेंगे ऐसे, तो ये फिक्स होना चाहिए, क्योंकि शोषण करते हैं ये लोग, जो प्राइवेट हॉस्पिटल शोषण करेंगे भाई, क्योंकि 6,000 में भी रख लेंगे वो क्यों देंगे 15,000 आपको? तो वो चीजें एक सेट होनी चाहिए कि गवर्नमेंट एक रूल निकाले कि इतना तो रहना ही चाहिए अगर आप एज ए नर्स किसी को अपने हॉस्पिटल में रख रहे हैं, वो चीज है नहीं अभी। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? सेम सर, वही होना चाहिए सर, सैलरी दोनों का GNM का BSc नर्सिंग का अलग अलग होना चाहिए, वरना वो लोग GNM वालों को पहले लेंगे क्योंकि वो लोग कम सैलरी में आ जाए ज्वाइन कर लेंगे, BSc नर्सिंग वाले नहीं करेंगे। इसके अंदर एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये नर्सिंग स्टूडेंट्स को या फिर जो नर्सिंग पास आउट करते हैं ना, उन्हीं को सबसे पहले स्टैंड लेना चाहिए। प्राइवेट वाले तो देखो कभी चेंज नहीं होने वाले, उनको तो देखो मिनिमम सैलरी में मैक्सिमम काम करवाना है आपसे, और वो तो हर इंस्टीट्यूट हो या कोई भी कहीं का भी भाई हो, वो तो यही चाहेगा कि मेरे को कम से कम स्ट्रेंथ में और ज्यादा से ज्यादा काम में निकलवा पाऊँ। थोड़ा स्टैंड हमें खुद को लेना चाहिए, सारे जितने भी जो पास आउट होते हैं नॉर्सेट के लिए तैयारी करते हैं उनको, कि देखो कुछ भी हो जाए मैं 20,000 से नीचे काम नहीं करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उनके पास स्टाफ शॉर्टेज रहेगी या फिर वो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आप बोलोगे कि देखो भाई मुझे तो 20,000 से नीचे काम नहीं करूंगा मैं, अगर आप रखते हो ठीक, नहीं तो मैं तैयारी करूंगा। तो वो चीज सबसे ज्यादा जल्दी जेन्युइनली चेंज कर सकती है किसी भी मतलब फील्ड को। रिस्पेक्ट तो देखो धीरे धीरे आएगी, वो तो देखो ऐसे नहीं है कि हम बोल दे कि भाई हमारे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो लेगेसी पहले से बनाई लिखी है, तो वो धीरे धीरे चेंज होगी। बाकी इसके अलावा खुद को स्टैंड लेना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन पंकज सर बात ये है ना कि नर्सिंग कौन कर रहा है, मिडिल क्लास का एक स्टूडेंट कर रहा है, फिर फाइनेंशियल कंडीशन, ओके, बात ये आ जाती है। और बात ये होती है कि वर्क इन्वायरमेंट भी आता है। अगर मैं ICU में काम कर रही हूँ, वहाँ बहुत पॉलिटिक्स होता है, सीनियर जूनियर होता है, तो फिर अगर हमारा वर्क इन्वायरमेंट हेल्दी है तो वी कैन कोऑपरेट विद दैट इन्वायरमेंट एंड हमारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी नहीं रहेगा, तो फिर ऐसे हम प्रोग्रेसिवली अपडेट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तो हमने देख ली, बट
अब जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि एमबीबीएस करते हैं, फिर कंसल्टेंट बनते हैं, फिर और ऊपर एचओडी बनते हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। व्हाट अबाउट नर्सेज? हमने कर लिया बीएससी, हमने कर लिया एमएससी, है ना, अब बन गए हम नर्स, अब इसके बाद क्या क्या करें? अब ट्यूटर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं। वो तो पूरा का पूरा सेक्टर ही चेंज हो गया ना, आपने वो लाइन ही चेंज कर दिया, आप टीचिंग में चले गए। बट व्हाट अबाउट नर्सेज? एमबीबीएस एमडी और कंसल्टेंट लेवल की बात है, वो भी प्रोफेसर ही है, एट एंड तो वो भी प्रोफेसर की पोस्ट आती है। नहीं, बट एक्चुअल में जो ट्यूटर के लिए भी तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना। जैसे आपने बीएससी नर्सिंग की, आपने जीएनएम किया, जीएनएम के बाद आपने दो साल का एक्सपीरियंस लिया, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आपने नॉर्सेट क्लियर करके आप लग गए। उसके बाद तो आपको एमएससी के लिए 5 साल का इन सर्विस का वेट करना पड़ेगा ना। 5 साल का वो तो अगर आपको सैलरी चाहिए, विदाउट सैलरी तो आप 2 साल के बाद भी जा सकते हैं एमएससी में। नहीं अलाउ करते, नहीं करते, करते हैं। नहीं एम्स करते, के अंदर तो नहीं करते, दिल्ली के अंदर तो मना किया हुआ है। जोधपुर मना। 5 साल से मिनिमम आप नहीं ले सकते हैं। 5 साल में भी ट्रॉमा सेंटर के अंदर अगर देखेंगे एम्स दिल्ली में, तो एचओडी बहुत बार अलाउ नहीं करते। बहुत एक बड़ा मुद्दा भी उठा था अभी सर रिसेंटली आया है, हाँ, नोटिस recently निकाला गया है कि आपको 5 क्योंकि साल के बाद एक फीमेल सेम थी। एम्स जोधपुर का भी यही इसके ऐसे ही है। पहले चलता था कि 3 साल बाद यू कैन अप्लाई फॉर एमएससी इन सर्विस। 5 साल बाद भी नहीं करने देते, देते। पे नहीं करते थे शायद ना, जब 3 साल के बाद अगर हाँ, अगर तुमको पे भी चाहिए इन सर्विस लिए, आपको एमएससी भी करना है, सो यू हैव टू वेट फॉर 5 इयर्स, मींस यू आर एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का। ये ऐसे चलते आ रहा था, बट अभी रिसेंटली नोटिस आई है कि बस 5 साल जब तक होते नहीं, सो यू कांट अप्लाई फॉर एमएससी फॉर इन सर्विस। और एक चीज और है, 5 साल के बाद वाला समय किसने देखा है? वो जो 5 साल का पीरियड है, आप पढ़ाई से काफी दूर हो गए हो, आपके पास वर्कलोड है, आपके पास जिम्मेदारी है, इस दौरान आपकी फैमिली बनती है। सो बेसिकली आपका इस पे टेक क्या होगा कि बीएससी कर लिया आपने, उसके बाद नॉर्सेट में सिलेक्शन हुआ, फ्यूचर क्या उसके है? बाद फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है, क्या करें? अब एक तो आ गया आपके पास एसएनओ, बट व्हाट लाइक हम क्या और कर सकते हैं? फ्यूचर क्या है हमारा? आपका क्या कहना है कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को और देनी चाहिए? जैसे एमबीबीएस करने के बाद में पढ़ते चले जाते हैं, ऐसी ऐसे इनकी पोस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुलती चली जाएंगी। बिल्कुल। ऐसे क्या होना चाहिए नर्सिंग के अंदर? इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे आपका नोटसेट के थ्रू कोई भी एम्स अलॉट हो जाता है, तो फिर उसके बाद में जैसे इन सर्विस में रहते हुए अगर गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, थोड़ा इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह, जहाँ पे फॉरेन के अंदर जो हेल्थ के लिए जितने भी रूल्स अप्लाई किए हैं, या फिर जो टेक्निक्स है, या फिर जिस तरीके से वो बेस्ट से बेस्ट केयर करें। क्योंकि जनरली क्या होता है आज के टाइम के ऊपर इंडिया के अंदर, कोई भी वीआईपी पेशेंट मतलब बीमार होता है, कोई भी वीआईपी आदमी बीमार होता है, वो ना इंडिया के अंदर इलाज ना करवाते वो बाहर जाता है। जैसे युवराज सिंह वगैरह हो गए, वो कैंसर का बाहर करवा के आए हैं। तो मुझे क्योंकि हेल्थ अच्छी बाहर है कंपेयर टू इंडिया, तो अगर अपन बाहर जाते हैं, थोड़ी बहुत वहां से सीखते हैं, वो उनकी जो टेक्निक्स है वो अगर अपन इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते, तो जहां तक है आफ्टर नोटसेट क्रैक होने के बाद में इन सर्विस रहते हुए आप काफी सारी हेल्थ के अंदर हेल्प कर सकते हो अपनी टेक्निक्स को वो अप्लाई करके। एक चीज आपको इसमें ना मैं बताना चाहूंगा कि हमने ये बोला कि फॉरेन के अंदर बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हम उसमें अच्छी शब्द यूज नहीं कर सकते। एक किस्सा आपको पता होना चाहिए, आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा के फाउंडर हैं, उनकी बेटी के उंगली में प्रॉब्लम थी जब वो छोटी थी, तो इस तरह की कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी। ज्यादा प्रॉब्लम के बाद में वो लंदन गए, फिर दूसरी कंट्री गए। दूसरी कंट्री में जब उन्होंने एक बहुत बड़े डॉक्टर को दिखवाया, तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ रहते हो? उन्होंने बोला मुंबई रहता हूँ। उनके घर का उन्होंने एड्रेस बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे जो प्रोफेसर है ना, जिनसे मैं पढ़ा हूँ, वो आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, आप वहां क्यों नहीं गए, अब यहाँ क्यों आए? तो 1 साल उन्होंने बिताया वहां पे, लेकिन उसके बाद में इंडिया में जब वो डॉक्टर के पास आए, उसके बाद उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हुई। और उसके बाद से आनंद महिंद्रा हर एक इंडियन को आप अगर देखोगे, तो कोई भी रील वायरल होती है ना, जहां पे उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, वो वहां जाते हैं, उनकी टीम जो है उनसे कांटेक्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी कभी भी नहीं रही। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंडियंस बहुत सारे हैं, एग्जैक्टली, है ना, लेकिन कैसे इसको बढ़ाया जाए? इंडिया में 80-20 रिजर्वेशन से क्या कुछ हो सकता है? नहीं ना। तो आपको उन सारी चीजों को हम बता रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक ये भी देखा जाता है कि सैलरी बहुत ज्यादा है, तो उस पर आपका क्या टेक है कि यहाँ के लोग फॉरेन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो रेस्पेक्ट की बात आप कर रहे थे वो वहां पे मिलती है। उनको वहां पे नीचा शब्द जो इन्होंने यूज किया, वहां पर जो नीचा शब्द इन्होंने यूज किया, वो नीचा शब्द यूज नहीं किया जाता। उस पर आपका क्या टेक है? एक्चुअली मेरे काफी फ्रेंड है, न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जो यहाँ पे एम्स को छोड़ के और वहाँ पे गए। मैं काफी उनसे बातचीत करता रहता हूँ, तो वो मेरे को बताते हैं लाइक कि वहाँ पे रेस्पेक्ट वाले जो आपके सर आप जो बात बोल रहे हो एकदम जेन्युइन है, वहाँ पे इक्वलिटी है।
डॉक्टर हो चाहे नर्सिस हो, आपको बराबर की आपको रिस्पेक्ट मिलती है। रही बात सैलरी की, तो सैलरी ऐसा है कि जैसे यहाँ पे अपन उसको कन्वर्ट करते हैं उसमें डॉलर्स में, तो लगभग लगती है कि भाई ज्यादा है, बट वो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे और अदर टैक्सीज वगैरह और बहुत सारी चीजें कट जाती है, एक्सपेंसिव है वहाँ पे। तो अपन सोचते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा लाखों के अंदर दिखती है यहाँ पे कि 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि भाई ऐसे ऐसे 4 लाख रुपए, बट वो खुद ही बता रहे कि मेरे 40-50 हजार रुपए बचते हैं। इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है। न्यूजीलैंड वाले से बोल रहे तो चीजें ऐसी है कि अपन जो चीज दिखती है उतनी होती नहीं है, पर हाँ रिस्पेक्ट वाला जो फैक्टर है वहाँ पे बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है एज ए नर्स होते हुए। और इंडिया के अंदर ऐसा है कि आप पहले ही सिलेक्शन तक पहुंचते हो, 80-20 से लड़ते हो, कितनी बार खुद फेल होते हो, पहुंचते वो ग्रोथ वाला जो फैक्टर है वो ये होता है कि भाई अब नौकरी मिल गई, अब मुझे अब हो गया, तो वही वाला फैक्टर है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तो हो गई, बट अब जब आप अब्रॉड जाते हैं या फिर एम्स में भी, एक मैं दिल्ली से हूँ, है ना, और यहाँ पे अभी जोधपुर आई, तो जब यहाँ पे आने के बाद जो पेशेंट है वो मारवाड़ी लैंग्वेज यूज करते हैं, या फिर अब जैसे सर हैं ये नागपुर एम्स में हैं, तो वहां पे जो इनको लैंग्वेज बैरियर, वर्ड बैरियर्स, लाइक ऐसे बैरियर्स जो कि हम चाह कर भी उसको खत्म नहीं कर पाते, है ना। एज अ नर्स हम मतलब किस तरीके से अपने प्रोफेशनली इन चीजों को अपना प्रोफेशन को ग्रोथ करके इन चीजों को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं इन बैरियर्स को, लैंग्वेज बैरियर, या फिर आप इसमें आप म्यूचुअल ट्रांसफर भी देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अब एक पर्सन होता है जो कहीं पे क्लियर कर चुका होता है, बट उसको अपने होम टाउन जाने के लिए दोबारा जस्ट बिकॉज खाने का बैरियर, जस्ट बिकॉज लैंग्वेज बैरियर, जस्ट बिकॉज उसका वहां पे फैमिली बैरियर, है ना। बच्चे अभी तो 80-20 है, शादी, बच्चे ऑलमोस्ट, है ना। मतलब इस पे क्या टेक होगा? देखो मैम, बैरियर्स तो हर जगह है, राइट। ओके अगर लड़के लड़कियां कोई भी नॉर्थ सेट की तैयारी कर रही तो उसमें भी बहुत सारे बैरियर्स है। ऐसे नहीं कि बस ऐसा नॉर्थ सेट की तैयारी ऐसा थाम लिया, 2 महीने पढ़ाई की और लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड वगैरह रहना पड़ता है, तो वो बैरियर तो है। बट लड़कों के लिए मैं एक चीज बताऊंगा, अगर उन्होंने नॉर्थ सेट क्रैक किया है ना, तो ये उसके बाद के बैरियर्स को ना खुशी खुशी झेल लेंगे, और उसको ऐसे मैं बोल रहा हूँ एडेप्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ अब अगर तुम नॉर्थ सेट को लगे हो, तुमको मंच आपका नॉर्थ सेट मिला है, सो यू कैंट कम बैक ना। तो अगर वहाँ पे खाने के बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, पेशेंट्स के ऐसे कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, सो हम आ नहीं सकते पीछे, क्योंकि हमारा सपना था। तो हम उसको भी कुछ ना कुछ करके हम सीख लेंगे, और कुछ ना कुछ 3-4 महीनों में बंदा एडेप्ट हो जाते हैं। सो बैरियर्स तो हर जगह है, ऐसे नहीं कि हम भी अगर कुछ भी करना हो, अभी आप इंटरव्यू भी ले रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा बैरियर्स होंगे, बट फिर भी हम मतलब वो एडेप्ट हो जाते हैं इन द शॉर्ट। अगर एक बंदा अगर सोच ले कि अगर उसको ड्रीम अचीव हो गया है, सो वो आगे का इतना कुछ। तो म्यूचुअल ट्रांसफर का क्यों इतना हाइप बनाया जा रहा है? क्यों इतना म्यूचुअल ट्रांसफर, और जस्ट बिकॉज ऑफ स्पाउस, जस्ट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रेन, क्यों इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि होना चाहिए कुछ? देखो इसके अंदर तो मैम ये है कि खाली म्यूचुअल ट्रांसफर नर्सिंग के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर एक नर्सिंग के अंदर कर दिया तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो इंटरस्टेट काम करते हैं, बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, और फिर खाली सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप का डिपार्टमेंट नहीं बचता, तो और भी फिर अदर्स के अंदर हो जाता है। और बहुत जगह ये फिजिबिलिटी हो पाती है, कई जगह नहीं हो पाती है। क्योंकि भुवनेश्वर एम्स वाला बच्चा अगर एम्स दिल्ली आना चाहता है तो डिपेंड करता है वहाँ पे स्टाफ कितने हैं, वहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज ना रह जाए, यहाँ पे भी काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे कम हो, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि करना है या नहीं करना है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर का तो टाइम भी लगेगा, और मतलब सिचुएशनल है ये चीज, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते पहले कि यार हमें चाहिए या जैसे मैं अगर एम्स दिल्ली से और मुझे जोधपुर एम्स के अंदर आना है, तो सिर्फ मेरे अकेले नहीं है, बहुत सारे और भी बच्चे होंगे वो जो आना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, तो दोनों चीजें डिपेंड करती। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर एक बार मिल जाती है जॉब, तो उस बैरियर के साथ हम सीख जाते हैं आगे बढ़ना, है ना। हमारे नागपुर एम्स में भी ना बहुत सारे राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं, हाँ, तो उनका अभी कभी ये ट्राई ना रहता, उन्होंने एक ट्राई देते, 2 ट्राई देते, फिर उसके बाद वो पूरे फैमिली के साथ नागपुर में सेटल हो गए। बहुत सारे फैमिली, मतलब बहुत सारे ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स थे जो नागपुर में मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र से आके दूर से आके नागपुर में सेटल हो रहे हैं। सो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बस एक ड्रीम रहता है कि हमें कुछ ना कुछ हाई रिस्पेक्ट चाहिए हमें, और रिस्पेक्ट मोस्टली तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे जगहों पे ही मिल जाती है। तो एक बार हमें वो अचीव हो गया ना, तो उसके आगे के बैरियर्स हम इतना कुछ ध्यान नहीं देते, बस हमारा गोल अचीव हो गया, वो भले ही कहीं वो हम 1 ट्राई देंगे, 2 ट्राई देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो एट द एंड सेटल हो ही जाते हैं। एट द एंड वो इंडियन मेंटालिटी है, वो रहेगा कि कोई नौकरी मिल गई तो वही फाइनल है, बस ठीक है, चलो मतलब नौकरी मिल गई और सब चंगा, ठीक है। एक चीज ये भी तो है, अभी ये सभी लोग जानना चाहते हैं, आप लोग बताइए, आप सभी लोग नर्सिंग ऑफिसर हो गए, क्या चेंज हुआ जैसे एक स्टूडेंट से और नर्सिंग ऑफिसर जैसे ही बने,
क्या लाइफ में चेंजेस हुए, एक मेमोरेबल सा मोमेंट कुछ तो होगा। सबसे पहली चीज आपने उस सैलरी से क्या खरीदी? सैलरी से मैं बताती हूँ, जब मेरे को सैलरी मिली थी आई थिंक सो इट वाज अराउंड 15 एंड So 15 what? 15 lakh? नो 15,000 Okay. दैट वाज ऑब्वियसली प्राइवेट। आई हैव अ बिग फैमिली, तो मैंने सबके लिए ऑर्डर करा स्विगी जोमेटो, तो मेरा ये पहला टेक था और खुद के लिए भी। मतलब Great. खाया ऑलमोस्ट। सब मैं 15,000 का इतना ही कर सकती हूँ। मतलब पैसा मिला तो इन्होंने खाना कपड़ा मकान इस पे खर्च किया है। ओके। योर टेक। मेरी जब फर्स्ट टाइम जॉब लगी थी तो मेरे पापा ने पहले से ही अनाउंसमेंट करी हुई थी गांव में कि जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तो वो गांव में डोनेट करेंगे। ओके। मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी वो उन्होंने पूरी डोनेट करके दी। मैंने तो इस चीज के लिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो हमेशा से उन्होंने सब कुछ किया है मेरे लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये पापा के लिए Very good. डोनेशन। ओके। योर टेक। आई एम स्ट्रगल स्टूडेंट। ओके। क्या करोगे? इतने हाँ, पैसे या। आ जाएंगे, करोगे हाँ। क्या? नहीं, मैडम का 15,000 है नहीं। बट सर का भी सुन लो फिर। आपकी दिल्ली में फर्स्ट सैलरी 3 महीने के बाद मिलती है, जब आप जॉब लगोगे पहली सैलरी 3 लाख से ऊपर आने वाली है। अब बताओ आप क्या और करने आधे लोग वाले ये बोलने वाले हैं 3 लाख, झूठ बोल रही है। हाँ। झूठ बोल रही 3 लाख नर्सिंग में कमा के, ये भी बोलने वाले हैं। क्या करोगे? शॉपिंग। शॉपिंग, लड़कियों की मेंटालिटी। ओके। नायका, यस। ग्रेट। शॉपिंग। योर फर्स्ट। घर बनाऊंगा जी। देखो मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी तो उस टाइम पे पैसे में फाइनेंशियल ऐसा कोई अनस्टेबिलिटी नहीं थी, तो मुझे तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि पैसे आए तो मैं कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ कर रखा था। पर हाँ ये है कि मेरी मदर का ड्रीम था कि अगर मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगता है तो मैंने उनके लिए गोल्ड चेन। अरे वाह। मम्मी। मेरा एक्चुअली ऐसा सीन था कि मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि लड़का एमबीबीएस बने, ठीक ओके। है, बट तो मैंने चूज कर ली नर्सिंग फील्ड क्योंकि मेरे को 11th-12th में थोड़ा सा मैं भटक गया था और बैड दोस्त एंड ऑल दैट जैसे कि हो जाता है, कंपेनियनशिप। मतलब कंपेनियन थोड़ा सा ज्यादा मैं उसमें चले गया था, बह गया था, पढ़ाई का मेरे में कुछ सीन था नहीं, तो मेरा ऐसा था कि आखिर मिल गया है नर्सिंग कॉलेज तो चलो भाई क्यों छोड़ना, करिए छोटे बाद में जाके कुछ मिला नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, तो ऐसे करके मैं नर्सिंग में आया था। तो मेरा ऐसा सीन था कि पापा को एमबीबीएस चाहिए था, बट फिर मैं थोड़ा सा फिर 3rd 4th ईयर में सीरियस हो गया था, मम्मी ने मुझे थोड़ा लेक्चर दे दिया था 2-3 बार। सो मेरा ऐसा सीन था कि अगर पापा का सपना नहीं पूरा कर पाए कोई बात नहीं, जो नर्सिंग में जो सबसे हाईएस्ट मोस्ट ये रहेगा, जो सबसे ऊपर रहेगा हम वही क्रैक कर लेंगे, मतलब पापा भी थोड़े से खुश हो जाएंगे, मम्मी तो होगी। तो फिर ऐसे करके मैं नॉर्थ क्रैक कर लिया, और मैं जैसे नॉर्थ क्रैक किया मेरी सैलरी तो कुछ आई नहीं, और नॉर्थ का ऐसा सीन है कि 2 मंथ की एक साथ आती सैलरी है ना, हाँ, 2 स्टार्टिंग महीने अलग अलग का एम्स के अकॉर्डिंग वो डिफर कर। सैलरी आती नहीं है, तो जैसे मैं लग गया था विद इन 10 डेज हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, मतलब ऐसा था कि हमारे रो हाउस है, ठीक है, हमारे कॉलेज में रो हाउस है, तो सभी ने ऐसे एक्सटेंड कर रखे घर, मतलब ग्राउंड फ्लोर का तो उन्होंने 2nd फ्लोर का किया, 3rd फ्लोर का किया, हमारी गली में बस हमारे ही घर बचा था। तो जैसे मैं सैलरी भी नहीं है, मुझे पूछा भी नहीं तेरी सैलरी कितनी, उनको बस पता था कि ये सबसे टॉप पे बैठा है, हाँ। अब इसको क्या पूछना, सीधा उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, फिर आधे होने का मुझे बोला चल अब मतलब मम्मी का लेक्चर काम आया। मम्मी का लेक्चर घर का बांधकाम चालू किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, सो अब करो कंट्रीब्यूशन। मतलब मम्मी का लेक्चर इज इक्विवेलेंस टू Right. कंस्ट्रक्शन। तो Okay. मैं भी ऐसा थोड़ा सा मैं फैमिली मैन ही टाइप हूँ कि मुझे पहले भी मैं जब प्राइवेट कॉलेज में ट्यूटर था तो तब भी मेरी जितने भी सैलरी आती थी मैं सारा घर में ही ये अप्लायंस लाता था, जैसे टीवी का डब्बा था जो शादी में मिला था मुझको, टीवी ले ली, गाड़ी ले ली, सबको मम्मी पापा को फोन ले लिया, मतलब 15,000 में भी मैं ऐसा कुछ करता था। तो अभी तो मुझे बहुत सैलरी है, तो घर पे तो कुछ है ही नहीं अभी कमी, मतलब जो जो ऐसे सपने टीवी में देखते थे ये लेंगे वो लेंगे सब लेके दिया गया। मतलब सपने हो गए पूरे सारे नर्सिंग करके। तो आप ये बोलोगे फिर नर्सिंग नर्सिंग इज बेस्ट, बस एक डेयर ले लो, एक स्टेप उठाने का एक डेयर कर लो कि नॉर्थ से में क्रैक करना, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। वो ऐसे 80-20 की रेशियो की वजह से डिमोटिवेट मत हो जाओ, ऐसा कुछ यही डिमोटिवेशन की वजह से ना लड़के अप्लाई नहीं करते नॉर्थ के लिए। वो एक ये ऐसा सीन हो गया कि अगर भाई हमें 20 सीट्स मिल रहे तो भाई हम अप्लाई क्यों करें, क्यों इतना मेहनत करें, क्योंकि उससे आधी मेहनत में हमें गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, डीएमएड डीएचएस ये जो हम बन रहे हैं, तो क्यों इतना मेहनत करें जिसका कुछ फायदा है ही नहीं। ऐसी मेंटेलिटी हो गई लड़कों की, बट ऐसा कुछ ना रहता। अगर तुम सच में एक ठान लो कि हमें क्रैक करना है भाई, तो बस एक स्टेप अहेड हो तुम, बस तुम्हें एक स्टेप स्टार्ट करना है, बस तुम्हें नॉर्थ के लिए आगे पीछे 80-20 कुछ नहीं सोचना है, बस एक ही फोकस रखो कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है, डेफिनेटली बन जाओगे। बस पीछे मत डिमोटिवेशन मत हो जाना, डिमोटिवेट तो बहुत जन होता है, बस उसे पॉजिटिव वे में लेना और उससे और मोटिवेशन हम कितना निकाल सकते सब निकाल के सब अपना 100% दे देना,
डेफिनेटली सीट मिलती है, ऐसा कुछ नहीं रहता 80-20 हो, हमने किया तुम भी कर लोगे। नाउ योर टेक। तो हमने क्या तुम भी कर लोगे, ये है इनका मोटो। तो मैं तो नर्सिंग ऑफिसर नहीं, और जो कंटेंट मैं बहुत दिनों से बना रहा था, तो घर वाले एक ही बात कि क्यों करता है ये वीडियो, क्यों बनानी है वीडियो, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ, हमेशा मना करते थे। फिर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन उनका जो फोन था वो टूटा हुआ था, मतलब ले सकते हैं लेकिन लेंगे नहीं, वो वाला सीन था। तो जब मेरे पास इतनी मैंने सेविंग कर ली, तो मैं गया मार्केट, और पापा कह रहे कहाँ है, मैं कहा मार्केट था, ठीक है आजा घर खाना वाना खा। मैं लेके आया डब्बा, मैं कहा, उन्होंने मेरे से मूंगफली मंगाई ₹10, तो मैंने वो डब्बा लाके पापा के हाथ में पकड़ा। पापा कह रहे क्या है, फिर उन्होंने खोला, फिर कह रहे अपने लिए फोन लाया, मैं कहा ना, खोलो तो सही। फिर उन्होंने खोला, फिर वो ऐसे शॉक हो गए मेरे को देख के, पैसे कहाँ से आए, और बार बार एक ही बात, पैसे कहाँ से, मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। अब जब वो उनको रियलाइज हुई सारी चीजें, अब वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। और तो बोला नहीं उसी कूड़े वाले वीडियो से आई है, नहीं, वो उनको पता है कि इसको मैं कितना ही मना कर दूं ये नहीं कर मानेगा, लेगा। ये करेगा। मैं अब उनको ट्रस्ट है कि कुछ अच्छा कर लेगा ही। सो विल पावर अब आपने कर लिया है खुद के लिए भी। वो वाली बात, जो जितने भी लोग हैं ना, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी ट्राई कर रहे हैं, तो मैं भी एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ट्राई करते रहो, और घर वाले तब सपोर्ट करेंगे जब तुम्हारी जेब में पैसा आए, उससे पहले वो सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपका बेटा एक अच्छी राह पे चले, कुछ अर्निंग करे, आगे भी जाके कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा करे। तो जिस दिन पैसा आएगा ना भाई, सब सपोर्ट करेंगे। हाँ, वही कहते हैं ना कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के सपनों को सपोर्ट नहीं करते, बस वो अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते। बिल्कुल। तो इसीलिए वो ऐसा है। चलिए, बहुत बढ़िया। योर डे। मेरी तो फर्स्ट सैलरी मुझे प्रमोशंस के थ्रू ही मिली थी, एज इन्फ्लुएंसर हूँ, तो 500 रुपीज मिली थी, और मैंने गॉड को डोनेट कर दिया था, लाइक चढ़ावा चढ़ा दिया। ओके, चलो बढ़िया, स्वीट। चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, आप लोगों से मिलके। अलग अलग जगह से आप आए हैं, आप लोगों के व्यूज़ सब कुछ आपके देखे, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़। इसी तरह से हम सभी लोगों को इस नर्सिंग को आगे लेकर चलना है ना। वी आर द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग, सो अच्छे से इसको करते चलेंगे। ज्यादातर तो इन्फ्लुएंसर्स अच्छा अच्छा दिखाना। हाँ चलिए, थैंक यू।